नमस्कार दोस्तों, आज है 14 फरवरी 2025 और आज की वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पर चर्चा करने वाले हैं हम, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो मिल रही है। और देखिए, आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे सभी सोशल मीडिया की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पर क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। और देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न आज का है कि राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस को हम हर साल किस तिथि को मनाते हैं। तो देखिए, हर साल 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस को मनाया जाता है और इस दिवस को अंग्रेजी में नेशनल प्रोडक्टिविटी डे कहते हैं। और देखिए, ये दिवस जो है राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की स्थापना की स्मृति में मनाया जाता है। और जो राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद है, इसकी स्थापना 12 फरवरी 1958 को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960 के तहत की गई थी। और देखिए, 2025 का जो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस है, इसकी थीम है विचारों से प्रभाव तक प्रतिस्पर्धी स्टार्टअप्स के लिए बौद्धिक संपदा की सुरक्षा। अगला दिवस है डार्विन दिवस। देखिए, डार्विन दिवस को भी हम 12 फरवरी को ही हर साल मनाते हैं। देखिए, डार्विन के बारे में आपने बहुत सुना होगा। डार्विन ने विकासवाद यानी कि इवोल्यूशन और प्रकृति चयन यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का थियोरी दिया था। और ये दोनों थ्योरी जो है आपको बहुत पढ़ाई गई होंगी बायोलॉजी में। तो याद रखिएगा, डार्विन ने विकासवाद और प्रकृति चयन यानी कि इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिसने जैविक विज्ञान और प्रजातियों के विकास को समझने का दृष्टिकोण बदल दिया। और जो चार्ल्स डार्विन है, इनका जन्म हुआ था 12 फरवरी 1809 को इंग्लैंड में। देखिए, यहाँ दो चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो आपकी चार्ल्स डार्विन है, इनकी दोनों थियरी का नाम याद रखना है, विकासवाद और प्रकृति चयन। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, इसको याद रखिएगा, इंग्लैंड में हुआ था। कब? 12 फरवरी 1809 को। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे केनरा बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया। देखिए, केनरा बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री बन गए हैं माधवन कुट्टी। देखिए, जो डॉक्टर माधवन कुट्टी जी हैं, इनकी नियुक्ति से केनरा बैंक को आर्थिक रणनीति और नीतिगत निर्णयों में महत्वपूर्ण दिशा मिलेगी, जिससे बैंक के भविष्य के प्रदर्शन को मजबूती मिलेगी। देखिए, जो केनरा बैंक है, इसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलोर में है और इसकी स्थापना अम्मेनेम्बल सुब्बा राव पाई ने किया था। और इसके वर्तमान में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं के सत्यनारायण राजू। और केनरा बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1906 को हुई थी। अगला प्रश्न है, किस देश की सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोप में प्रतिबंधित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। तो देखिए, जो आपकी सोहेली अख्तर हैं, ये बांग्लादेशी महिला क्रिकेटर हैं, लेकिन ये करप्शन के इल्ज़ाम में पकड़ी गई हैं। इनको प्रतिबंधित कर दिया गया है आईसीसी की तरफ से। देखिए, बांग्लादेश की महिला क्रिकेटर सोहेली अख्तर को 2023 महिला T20 विश्व कप के दौरान मैच फिक्सिंग का प्रयास करने की दोषी पाया गया, जिसके चलते उन्हें 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है क्रिकेट खेलने पर। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक के डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्रतिबंध को मंजूरी दी। तो देखिए, जो कोटक महिंद्रा बैंक है, इसके डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्रतिबंध को मंजूरी दे दी है आरबीआई ने। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक पर अप्रैल 2024 में लगाए गए सभी प्रतिबंधों को हटा लिया है, जिससे अब बैंक ऑनलाइन नए ग्राहकों को जोड़ने और ताज़ा क्रेडिट कार्ड जारी करने की प्रक्रिया फिर से शुरू कर सकता है। और ये प्रतिबंध बैंक की आईटी अवसंरचना में गंभीर कमियों के कारण लगाए गए थे। देखिए, जो कोटक महिंद्रा बैंक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। और इसके सीईओ हैं अशोक वासवानी जी। और कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना 21 नवंबर 1985 को हुई थी। इसके संस्थापक हैं उदय कोटक। अगला प्रश्न कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने 50 रुपये मूल्य वर्ग के बैंक नोट जारी करने की घोषणा की है। इन नोटों पर किसके हस्ताक्षर होंगे? देखिए, 200% मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये प्रश्न आपको हर पेपर में छपा मिलेगा। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है संजय मल्होत्रा, जो कि वर्तमान आरबीआई गवर्नर हैं। देखिए, मल्होत्रा यानी संजय मल्होत्रा ने दिसंबर 2024 में 26वें रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाला था। इन्होंने शक्तिकांत दास का स्थान लिया था। और अब जो ये नए 50 रुपये के नोट जारी होंगे, इन पर जो है
इन्हीं के हस्ताक्षर होंगे। और ये नोट जो है महात्मा गांधी नए श्रृंखला के वर्तमान डिज़ाइन को बनाए रखेंगे, यानी कि जो हरा वाला 50 रुपये का नोट था वही रहेगा, सिग्नेचर चेंज होगा। इससे देश की मुद्रा प्रणाली में स्थिरता बनी रहेगी। महत्वपूर्ण रूप से पहले जारी किए गए 50 रुपये के सभी नोट वैध रहेंगे और कानूनी रूप से मान्य होंगे, जैसा कि आरबीआई ने पुष्टि की है। यानी कि जो पुराने वाले नोट थे सबसे पुराने, वो भी 50 रुपये के नोट चलेंगे और ये हरे वाले भी 50 रुपये के नोट चलेंगे। और यही हरा वाला नोट फिर से जारी हो रहा है। इस पे सिग्नेचर किसका होगा? संजय मल्होत्रा का, जो कि वर्तमान गवर्नर है रिजर्व बैंक के। सातवां प्रश्न है कि हाल ही में लोकसभा ने संसद में कितने नई भाषाओं में ट्रांसलेशन सेवाओं की घोषणा की है? तो देखिए 6 और नई भाषाओं में अब जो है संसद के जितने भी दस्तावेज होंगे वो पब्लिश होंगे। देखिए ये पहल भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 22 भाषाओं के लिए अनुवाद सेवाएं प्रदान करने की व्यापक योजना का हिस्सा है। और देखिए लोकसभा में बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत और उर्दू के लिए अनुवाद सेवाएं जोड़ी गई हैं, यानी कि ये 6 भाषाएं जोड़ी गई हैं। और अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किन बैंकों को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से पूर्व स्वीकृति यानी कि प्री सैंक्शनड क्रेडिट लाइन देने की अनुमति दे दी है? तो देखिए जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक थे बेचारे बहुत भटक रहे थे। इनको जो है भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि अब तुम जो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से पूर्व स्वीकृत क्रेडिट लाइन दे सकोगे। और देखिए यूपीआई प्लेटफॉर्म जिसे 2016 में लॉन्च किया गया था, शुरू में रियल टाइम फंड ट्रांसफ़र के लिए विकसित किया गया था, लेकिन अब ये आम हो चुका है बिल्कुल। आदमी जो है पैसे पॉकेट से नहीं खर्च कर रहा है, यूपीआई से खर्च कर रहा है। चाय, पकौड़ा, समोसा कुछ भी खाना हो, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 10,000 रुपये, तो वो यूपीआई से ही पे कर रहा है। कितने लोग यूपीआई पे यूज़ करते हैं डेली रोज़मर्रा चाय, पानी, पकौड़ा करने के लिए? कमेंट बॉक्स में जो है बताइए। नवा प्रश्न है कि सेबी ने हाल ही में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो देखिए सेबी ने जो है अभी हाल ही में मित्रा नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। देखिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसको सेबी कहते हैं और अंग्रेजी में सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहते हैं, इसने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट नामक एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। देखिए मित्रा का लक्ष्य निवेशकों के निष्क्रिय या दावा न किए गए म्यूचुअल फंड फोलियो का पता लगाने और उन्हें पुनः प्राप्त करने में मदद करना है। इसका प्रबंधन कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड और KFIN टेक्नोलॉजी लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। और हमारा आखिरी प्रश्न आज का है कि हाल ही में फॉय सागर का नाम बदल दिया गया। ये सागर, ये झील किस राज्य में स्थित है? तो देखिए नाम से सागर लग रहा हो लेकिन ये झील है, ठीक है। तो फॉय सागर जो है ये आपका राजस्थान के अजमेर में है। और ये 132 साल पुरानी फॉय सागर झील जो है इसका नाम बदल गया है। देखिए झील तो बहुत पुरानी है, अनंत काल से चली आ रही है, लेकिन 132 साल पहले एक अंग्रेज़ था जिसका नाम था फोय। इसने अपने नाम पर इस झील का नाम फोय रख दिया, ठीक है। और देखिए यहाँ पे मेंशन तो नहीं, लेकिन आपको बता दूँ ये फॉय सागर जो है अब वरुण सागर के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो फॉय सागर जो है ये वरुण सागर बन गया है। और आपको बता दूँ जो वरुण सागर झील हो गया है ये नाम, ठीक है, ये पहल विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने की। देखिए जितने भी अंग्रेजों ने नामकरण किए थे और मुगलों ने किए थे उसको अब धीरे धीरे बदला जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब जैसे इलाहाबाद था उसको प्रयागराज बना दिया गया, और फैजाबाद था उसको अयोध्या फिर से बना दिया गया। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे जगह हैं जिनका नाम परिवर्तित करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए हमारा इतिहास जो रहा है, मतलब हज़ारों सालों का इतिहास रहा है, उसको फिर से पुनर्स्थापित करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए अगर आपके पिता का नाम रमेश है और आपका नाम मनोज है तो कहेंगे देखो मनोज जा रहा है जो कि रमेश का लड़का है, ठीक है। तो ये वास्तविकता होनी ज़रूरी है। चलिए ठीक है, आज का सेशन यही समाप्त होता है। मेहनत से पढ़ाई करते रहिए आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जो लोग नए हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। देखिए आप लोग सब्सक्राइब कर संख्या बढ़वा नहीं रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा है। मैं आपको इतनी मेहनत से कंटेंट ढूंढ के देता हूँ, और आपने देखा होगा कि मेरे कंटेंट 100% एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। तो बहुत मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको अधिक से अधिक शेयर करेंगे और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाएंगे। सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ेगी तो देखिए मुझे 2 रुपये की आमदनी होगी।
आप सभी लोग जानते हैं कि हर आदमी पैसे के लिए ही जो है काम करता है। तो मैं भी यूट्यूब से पैसा कमाने के लिए और आप लोगों को अच्छे अच्छे कंटेंट देने के लिए ही जो है आया हूँ। क्योंकि देखिए, अगर मैं अपना समय कहीं ना कहीं यूट्यूब पे दे रहा हूँ तो मुझे भी कुछ अर्निंग होनी चाहिए यूट्यूब से। आप लोगों से मैं पैसे ले नहीं सकता क्योंकि ये मेरे नियम के खिलाफ़ है। बाकी आप लोग आराम से चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहिए, वीडियो को अधिक से अधिक देखते रहिए, शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कराते रहिए। थैंक यू।